हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फ्री एसोसिएशन टेस्ट अर्थात मुक्त साहचर्य परीक्षण के थ्योरेटिकल व प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। इस परीक्षण के द्वारा संवेदनात्मक उद्योगों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा भावना ग्रंथियों का भी पता लगाया जाता है और प्रयोग द्वारा रोगियों की छिपी हुई ग्रंथि का भी पता लगाया जाता है। इसके साथ साथ ही साहचर्य के द्वारा अपराधी व्यक्तियों का भी पता लगाया जा सकता है। इस परीक्षण में छात्र छात्राओं को एक सूची दी जाएगी जिसका नाम होता है केंट रोजनाव सूची, जिसमें कि आपको 100 शब्द दिए रहेंगे और उन 100 शब्दों में आपको प्रतिक्रिया शब्द देना है और जो उद्दीपक शब्द होंगे उनको सुनकर आपको विद इन अ टाइम आपको कुछ रिएक्शन वर्ड्स देने होंगे। उसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा आपके मन में क्या है उसका पता लगाया जाएगा। तो यह टेस्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि फ्री एसोसिएशन टेस्ट में अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर आपको जब आपके साइकोलॉजी प्रैक्टिकल होंगे, अगर आपको ये पे प्रैक्टिकल आपको अलॉट हो गया तो आपको वहाँ पर 100 वर्ड्स नहीं करने होंगे, सिर्फ आपको 50 वर्ड्स ही अटेम्प्ट करने होंगे। और जब भी साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा तो आपको 6 से 14 साल तक का जो एक सब्जेक्ट है उसको विद्यालय लाना होगा, क्योंकि एग्जामिनर वो भी चीज़ें देखता है कि आपके साथ सब्जेक्ट है, किसके पर आपने एक्सपेरिमेंट किया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक और भी महत्वपूर्ण बात है, उसके बाद तो मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी का जब प्रैक्टिकल होगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जामिनर्स आएंगे उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही लिखना है, अर्थात क्रियात्मक पक्ष ही लिखना है। वहाँ पर आपको सैद्धांतिक पक्ष नहीं लिखना है। यहाँ जो फाइल बनाएंगे उसमें आपको सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्ष दोनों ही देने होंगे, क्योंकि जब तक दोनों नहीं देंगे तब तक हम प्रैक्टिकल को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम जो प्रैक्टिकल के बारे में जो सूची दी जा रही है हम उसको ज़रा डिस्कस कर लें। फ्री एसोसिएशन टेस्ट में जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है फ्री एसोसिएशन टेस्ट मुक्त साहचर्य परीक्षण। यहाँ पर इस सूची को आप जान लें, क्योंकि एग्जामिनर कभी पूछ देता है इसको क्या बोलते हैं। इसको जो है केंट रोजनाव सूची बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको फिल करना है वह ये फिल करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो नाम अपना नहीं आपको यहाँ डालना है, आपको सब्जेक्ट का नाम डालना है जो कि 6 से 14 साल का होगा। उसकी आयु को यहाँ पर मेंशन करेंगे, वो किस कक्षा में है उसको भी यहाँ लिखेंगे। दिन दिनांक जिस दिन आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल होगा उस दिन का डेट डालेंगे, स्थान डालेंगे जहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे होंगे और समय डालेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको सब्जेक्ट की डालनी है और जिसकी उम्र 6 से 14 साल की होनी चाहिए। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ देखिए आगे, यहाँ पर आपको जो कि अभी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर जो वर्ड्स हैं आपके रिएक्शन वर्ड और जो आपके स्टिमुलस वर्ड हैं वो किस लॉ से रिलेटेड हैं। तो वहाँ पर ये लॉ दिए हुए हैं। वैसे तो आपके यहाँ पर 4 ही लॉज दिए हैं, समीपता, समानता, विषमता, व्यक्तिगत, 4 ही लॉज दिए हैं। तो आखिर इस नियम में कितने शब्द आ रहे हैं, क्योंकि 100 आपको पता है कि 100 वर्ड्स होंगे वहाँ पर, तो समीपता में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, तो जितने वर्ड आएंगे क्योंकि 100 वर्ड्स हैं तो उतना ही उसका परसेंटेज हो जाएगा। प्रतिक्रिया काल आपको एक मीन निकालना होगा। मान लिया आपके 50 और 100 शब्दों में मान लिया 20 शब्द जो है समीपता के आ गए और आपके वहाँ पर 30 सेकंड लगा, आपको मीन निकाला आपने कि टोटल जो है समीपता में जितने भी वर्ड्स हैं उसके लिए आपके 30 सेकंड लगे। तो 30/20 वर्ड्स आपके हुए, तो उनको डिवाइड कर लेंगे तो 1.5 जो है सेकंड पर वर्ड जो है मीन निकल के आ गया, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो एक औसत प्रतिक्रिया काल प्रत्येक नियम का लग जाएगा। फिर आपको बाद में सारे नियम को जोड़कर एक यहाँ पर औसत प्रतिक्रिया काल जो है निकालना होगा, वो आगे हम आपको इसमें बताएंगे। तो ये इस प्रकार से आपको केंट रोजनाव सूची मिलेगी जिसको कि बच्चों से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फिल कराना होगा।
अब इस प्रकार से यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टिमुलस वर्ड दिया हुआ है, रिएक्शन वर्ड दिया हुआ है। यहाँ बच्चे से आप जो 6 से 14 साल का बच्चा होगा उसको स्टिमुलस वर्ड बोलेंगे और तुरंत जो भी उसके मन में आ रहा होगा उसको यहाँ पर प्रतिक्रिया शब्द में लिख लेंगे और यहाँ उसका टाइम लिख लेंगे। और उसके बाद अगर वहाँ पर नियम, आपको नियम भी पढ़ने होंगे अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में। अगर कोई कहता है टेबल और कहता कोई मेज कुर्सी, अगर उसका आंसर आता है, जैसे यहाँ जल लिखा है, कोई कहता पानी, तो दोनों क्या हैं आपको पता होना चाहिए, ये समानता का नियम है। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई कहता माँ, यहाँ जैसे माँ दिया हुआ है, और कोई कहता बाप, तो यहाँ क्या लग जाएगा, विषमता का नियम लग जाएगा। यहाँ लड़की लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर कोई लड़का यहाँ पर जो रिएक्शन वर्ड देता है तो वो क्या होगा, लड़की का लड़का, तो इसका मतलब यहाँ पर नियम क्या होगा, विषमता का नियम होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि आपको क्या करना है कि जो रिएक्शन जो वर्ड है और जो स्टिमुलस वर्ड है उसमें क्या नियम लग रहा है, उस नियम को यहाँ लिखेंगे। और बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होगा उससे अंतः सूचना कि आपको यह जो रिएक्शन वर्ड आपने दिया वो कैसे याद आया, किससे रिलेट किया, तो ये भी आपको यहाँ अंतः सूचना में देना होगा। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं, स्टिमुलस वर्ड दिए हुए हैं, ये आपको विद्यालय में दिए जाएंगे आपके कॉलेज में। और इन जो केंद्र योजना सूची है इसमें स्टूडेंट से अर्थात जो आपका सब्जेक्ट होगा 6 से 14 साल का, उसको आप वह शब्द बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और स्टूडेंट जो है आपको यहाँ पर रिएक्शन वर्ड देगा और उसी के आधार पर अपना डेटा निकालेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि आखिर उसकी जो मन की ग्रंथियाँ हैं, मानसिक ग्रंथियाँ, वो कैसी हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके टोटल 68 दिए हुए, अभी आगे भी दिए वो भी बता रहे हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी का जब एग्ज़ाम होगा तो सिर्फ आपको 50 वर्ड्स ही अटेम्प्ट करने होंगे। ये पहले ही वहाँ से यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ामिनर आते हैं वो बता देते हैं कि आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन, यहाँ पर 50 स्टिमुलस वर्ड ही अटेम्प्ट करने हैं जब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा ये भी ध्यान रखें, जब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ही देना है, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ही लिखना है। अब हम आगे थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे। अभी इसमें जो कुछ वर्ड्स बाकी हैं उनको भी मैं दिखा दूं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 68 तक वहाँ पर थे, यहाँ पर ये टोटल 100 वर्ड्स दिए हुए हैं। वैसे ही ये यहाँ तक दिया हुआ आग, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये आग तक जो है आपके 100 वर्ड्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार सारे 100 वर्ड्स को जो आपके स्टूडेंट्स होंगे अर्थात जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आप बोलेंगे और उसका रिएक्शन वर्ड आप यहाँ पर नोट डाउन करते रहेंगे और उसके बाद फिर हम जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो आगे अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे। अब हम मुक्त साक्षर परीक्षण के थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी को लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सैद्धांतिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत सबसे पहले साहचर्य क्या है इसको बताएंगे। इसके बाद आप साहचर्य के अर्थ को स्पष्ट करेंगे जैसा यहाँ दिया हुआ है, और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आप यहाँ पर अपनी थ्योरी में लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर डिफिनीशंस कुछ दिख रही हैं जो कि साहचर्य की हैं, इनको आपको देना होगा अकॉर्डिंग टू भाटिया। इसके अलावा आपको अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एंड इंग्लिश। तो ये साहचर्य के डिफिनीशंस हैं। अब इसके बाद आपको साहचर्य के जो टाइप्स हैं, जैसे साहचर्य, निरंतर साहचर्य, यह क्या है इसके बारे में लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नियंत्रित साहचर्य ये क्या है इसके बारे में भी बताना होगा। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन में सब कुछ आपको लिखना है। इसके बाद आपको आंशिक नियंत्रित साहचर्य क्या है उसके बारे में बताना, उसका उदाहरण क्या है ये बताना है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका है पूर्व नियंत्रित साहचर्य, इसके बारे में बताएंगे। फिर है आपका स्वतंत्र साहचर्य जिसको कि आपको पढ़ना है, तो इसके बारे में भी यहाँ डिफिनीशन में आप लिख देंगे, थ्योरी लिख देंगे इसकी। तो यहाँ जैसा दिया हुआ है स्वतंत्र साहचर्य के बारे में, इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं या इसको चलाते हुए लिख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट
कि यहाँ पर साहचर्य के नियमों का वर्गीकरण दिया हुआ है, जिनको कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जो प्रमुख नियम हैं, समानता का नियम, समीपता का नियम, विषमता का नियम, तो इन्हीं नियमों का सबसे ज़्यादा इस सूची में इस्तेमाल होगा और इनको आपको लास्ट में लिखना होगा और इन नियमों को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसा यहाँ दिया जा रहा है, ये सबसे पहला जो नियम है समानता का, दूसरा समीपता का, विषमता का, इनको तो ज़रूर आप अच्छे से एक बार देख लें। तो पहला जैसे आप देख रहे हैं यहाँ समानता का नियम है। समानता के बारे में बताया गया है कि कैसे आपको समानता का नियम यूज़ करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है कि समीपता का नियम को कैसे यूज़ करना है आपको। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको कि इसके बारे में लिख देंगे, फिर होगा स्थान सामीप, इसी के बारे में बताया जा रहा है और ये सब चीज़ें होंगी तो ज़रूर उसको समीपता के नियम में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और काल सामीप, ये भी चीज़ें हैं कि आम का बौर देखकर आम की याद आना, ये काल सामीप्य है। तो इसको ये थ्योरेटिकल पोर्शन में सब लिखा जाएगा। फिर होगा विषमता का नियम। इन 3 नियमों को ज़रूर आपको अच्छे से देखना होगा, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ही सारे नियम घूमते हैं। इसके बाद क्योंकि और भी नियम आपको हो सकता है यूज़ करने हों, तो यहाँ पर गौड़ नियम है, जैसा यहाँ देख रहे हैं आप गौड़ नियम, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप देखें। दूसरा जो अगला है रुचि का नियम, नवीनता का नियम, इनको भी आपको लिखना होगा अपनी फाइल में और इनको पढ़ना भी होगा, एक बार तो कम से कम पढ़ें। इसके अलावा यहाँ जैसे आप देख रहे हैं आवृत्ति का नियम, ये भी आ सकता है, कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है, इसको भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये सारा काम थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये तो आपको लिखना ही है। और जैसा स्पष्टता का नियम और मनोभाव का नियम, ये भी दिया हुआ है। तो ये नियम जो है ये सेकेंडरी लॉज हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको जो प्राइमरी लॉज हैं उन पर ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे कि साहचर्य काल के निर्धारक कौन कौन से हैं। इसको आपको भी अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखना है। उद्दीपक का स्वरूप क्या है, इसको भी आपको लिखना है, ये दिया हुआ है। आप इसको आसानी से नोट डाउन करके अपनी जो फाइल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। उद्दीपक का स्वरूप, साहचर्य का स्वरूप, इन सबको आप अपनी थ्योरी में नोट डाउन कर लेंगे। साहचर्य काल के निर्धारक के अंतर्गत ही जैसा अभी हमने बताया कि उद्दीपक का स्वरूप, साहचर्य का स्वरूप, इसके बाद जो है अभ्यास और आयु, ये भी सब जो है निर्धारक हैं। मानसिक तत्परता, आंतरिक ध्यान भंग, ये सब जो है आपके आंतरिक कारक हैं। इसके अलावा निर्धारक भी हैं। अनुक्रिया शब्द का ना मिलना, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी निर्धारक हैं। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह है कि साहचर्य प्रयोगों का शैक्षिक महत्व, जैसा अभी हमने पहले भी बताया था, यह ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो इन सब का भी अपना रोल है, तो इन सबको आपको थ्योरी में अपने लिखना होगा, जैसा यहाँ दिया भी हुआ है। तो इनको आप अपने जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और जो इसमें नीचे दिया हुआ है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद ये सब भी आपके शैक्षिक महत्व के अंतर्गत आते हैं, अर्थात एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के अंतर्गत यह सभी आते हैं। और इससे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आगे भी है, इसको भी हम बताते हैं, अभी इसको आप देखते रहेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और थ्योरेटिकल पोर्शन इससे आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ये आपका लास्ट जो है एक और इसके बाद पेज है, वह आपका लास्ट होगा। यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा। तो जैसा आपने देख लिया कि यह शैक्षिक महत्व है, जो भी हमने पहले आपको बताया है, यह इतना मिलाकर आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लिखेंगे। उसमें थोड़ा आपको अपने अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, अपने प्रैक्टिकल के अनुसार चेंज करना है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है यह सबका जो हिंदी मीडियम के हैं
उनका सेम ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं उन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है। तो अब हम आपके सामने जो है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू होता है। यहाँ पर आपके सामने दिख भी रहा है कि सबसे पहले प्रयोग का नाम लिखेंगे। प्रयोग का नाम क्या है? स्वतंत्र साहचर्य। उद्देश्य क्या है उसको भी लिखेंगे आप, कि आखिर इस प्रैक्टिकल का क्या क्या उद्देश्य है उनको भी यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से लिखने की ज़रूरत है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो प्रयोज्य है अर्थात जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। कोई भी बच्चा, आप 6 से 14 साल का बच्चा, 6 to 14 ईयर्स का बच्चा लाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या अपने आस पड़ोस में बच्चा हो उसके ऊपर भी उसको इन्वेंट्री देकर, सूची देकर उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे एज दिया हुआ है, लिंग दिया हुआ है, शिक्षा किस क्लास में है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उत्तम है, प्रयोग समय क्या है और प्रयोग तिथि क्या है, इसको जरूर लिखना जरूरी है। तो इसको लिखने के बाद हम आगे अगले पेज की ओर बढ़ेंगे। यह सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत आता है, ये सबका चेंज रहेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपको जो सब्जेक्ट है उस एक ही सब्जेक्ट होगा नहीं। यहाँ जैसे लक्ष्मी गौतम नाम पड़ा हुआ है, तो यहाँ हर बच्चे का, हर एक्सपेरिमेंटर का, हर स्टूडेंट का जो नाम होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं, लोग कॉपी कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर प्रयोगकर्ता का नाम लिखना है। प्रयोगकर्ता अर्थात जो एक्सपेरिमेंटर है, अर्थात जो बीएड कर रहा है, तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, ये ध्यान रखें। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। बीएड यहाँ पर लिखेंगे अध्ययनरत, व्यवसाय शिक्षण कार्य, आयु अपनी लिखेंगे। ये आपको इतना इसमें लिखना होगा, यह ध्यान रखें। अब इसके बाद क्या क्या आपको उपकरण ज़रूरत होंगी, क्या क्या निर्देश, क्या विधियाँ, उनके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उपकरण क्या क्या ज़रूरत होंगी, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं केंट रोजनाव सूची, यह बहुत ज़रूरी है। 100 शब्दों की उद्दीपक शब्द सूची, यह आपको ज़रूरत होगी। विराम घड़ी, जैसे ये गलत दिया हुआ है, लिखा हुआ है विराम घड़ी, और कुछ कागज़ के टुकड़े। तो यहाँ केंट रोजनाव सूची जो दिया हुआ है तो वो केंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर KENT है, और यहाँ पर उद्दीपक का लगा लेना, यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर का लगा देना, तो उद्दीपक शब्द सूची। तो ये उपकरण एवं सामग्री हो जाएगी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स होंगे उनको किस इंस्ट्रक्शन भी आप देंगे उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। ये सबका कॉमन ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सभी के जो निर्देश दिए हैं सभी के लिए, यह सभी को आपको बोलकर बच्चों को बताना होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको बताना होगा, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को केंट रोजनाव सूची देंगे और हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और उसके बाद हम विधि भी यहाँ पर लिखेंगे, जैसा यहाँ दिया हुआ कि क्या क्या मेथड हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों को भी लिखना होगा। ये सब आप लिख देंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, सबका एक जैसा ही रहेगा। इसके अलावा विधि के अंतर्गत 8 विधियां हैं, उनको आपको यहाँ पर बताना है। जैसा यह थर्ड दिया हुआ है, ये सब चीज़ें आपको थ्योरेटिक पोर्शन में लिखनी होंगी। तो ये लिख दीजिए इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। और इस प्रकार से ये 4th नंबर, फिर 5th नंबर, और ये आपको थ्योरी में लिखना भी होगा। चाहे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर होगा तब भी लिखना होगा, और यहाँ तो आपको लिखना ही होगा। इस प्रकार से ये टोटल जो 8 आपकी जो हैं, ये जैसा आप देख रहे हैं यह विधियां हैं, इनके द्वारा हम इस प्रैक्टिकल को कंडक्ट करते हैं। इसके बाद कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी होती हैं, उनको भी यहाँ पर हम लिखेंगे। किन किन सावधानियों को बरतेंगे ये यहाँ पर दी हुई हैं सभी सावधानियाँ, इनको हम बरतेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे कैसे हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें आप। अब यहाँ से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि आखिर जो 100 शब्द हैं उसमें कितने
नियमों को आपने यूज़ किया है, या छात्र मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आखिर छात्र ने या छात्र ने जो आंसर दिए हैं उसमें कितने नियम लगे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके 4 दिए हुए हैं, हो सकता किसी के 5 लग सकते हैं, किसी के 6 लग सकते हैं, या हो सकता किसी में समानता का नियम ना लगे, किसी में विषमता का ना लिए लगे। तो आपको जितने भी लॉज फॉलो कर रहे हैं, यूज़ हुए हैं जब आपने इंटरप्रिटेशन किया, उन आंकड़ों को यहाँ पर लिखना होगा। और कॉपी के अंदर जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिख रहे हैं कॉपी में, यूनिवर्सिटी की कॉपी में भी, जैसे यहाँ पर जो पहला नियम है उसको लिखेंगे, समानता का नियम। तो सबसे पहले एक सूची टेबल बनाएंगे कि कितने शब्द आपके यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, जैसे क्रम संख्या, कितने शब्द हैं आपको केंट रोजनाव सूची से अलग कर लेना है, उनको यहाँ पर समानता के नियम के अंतर्गत अलग अलग करना है। और यहाँ पर उसके लिए जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सीरियल नंबर लिख देंगे, शब्द लिख देंगे, अनुक्रिया शब्द लिख देंगे और समय लिख देंगे। तो कितने शब्द यूज़ हुए हैं उन सबको यहाँ पर नंबर वाइज लिखते चले जाएंगे। किसी के यहाँ मान लीजिए 14 इन्होंने यूज़ किया है, हो सकता आपके 20 हो सकते हैं, हो सकता 25 हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक मीन भी निकालना होगा आपको, मध्यमान, अर्थात जो टोटल समय लगा है उसको लिखेंगे। और कुल शब्द, ये आपको कुल समय बटे कुल शब्द, अर्थात यहाँ पर टोटल मान लिया 23 शब्द लगे हैं और कुल शब्द कितने हैं 14, तो यहाँ डिवाइड करेंगे। ये यूनिट भी आपको अच्छे से लिखनी होगी। सेकंड प्रति शब्द जो है आपका लगा है, जैसे पहला जो नियम दिया हुआ है समानता के नियम में, जो रिएक्शन वर्ड आया है, रिएक्शन टाइम आया है आपका मीन, वह 1.4। तो ये हर बच्चे का अलग अलग होगा। 1.64 सेकेंड पर शब्द आया है या सेकेंड पर वर्ड आया है, तो ये हर बच्चे का अलग अलग होगा। जितने भी आप वर्ड्स इस नियम के अंतर्गत होंगे, आपने इंटरप्रिटेशन किया होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर मीन भी आपका निकलेगा। तो ये समानता का नियम हो गया। अब हम इसी प्रकार दूसरे नियम की बात करेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि विषमता का नियम दिया हुआ है, तो विषमता के नियम में जैसे आप यहाँ देखें कि जितने भी उद्दीपक शब्द हैं, प्रतिक्रिया शब्द हैं और प्रतिक्रिया काल क्या लगा है, जितने भी आपके शब्द जिस स्टूडेंट ने मतलब रिएक्शन दिया है, अब ये देखेंगे उनके जो रिएक्शन वर्ड हैं इस नियम के अंतर्गत कितने आ रहे हैं, उनको हम अलग नोट डाउन कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, हो सकता आपके ज़्यादा हों, कम भी हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पर नोट करते चले जाएंगे। यहाँ पर भी आपको एक मध्यमान निकालना होगा, जैसा आप निकालेंगे भी कि कुल समय कितना लगा, खासकर इस विषमता के नियम में कुल समय कितना लगा, कुल शब्द कितने हैं, और उसी प्रकार से आपको एक मीन निकाल देना होगा कि सेकंड प्रति शब्द जो भी आएगा उसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। इसी के साथ ही हम अगले नियम की ओर बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ समीपता का नियम है, इस नियम में कितने जो रिएक्शन वर्ड हैं आए हैं और कितना टाइम लगा है, यहाँ पर भी उन उद्दीपक शब्दों को केंट रोजनाव सूची से हम नोट डाउन कर लेंगे, उनकी एक लिस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ देखें आप कि यहाँ पर भी आपको जितने भी आप के वर्ड्स रिएक्शन वर्ड इस नियम के अंतर्गत हैं उनको हम अलग से नोट डाउन कर लेंगे। और जैसा आप यहाँ देखेंगे भी अभी आगे, यहाँ पर भी मीन आपका निकाला गया, इसमें ज़्यादा आए हैं, तो यहाँ बहुत से ज़्यादा शब्द हो गए हैं, तो यहाँ मध्यमान यहाँ पर भी निकलेगा आपका। तो यहाँ पर भी मध्यमान इस नियम के लिए भी निकला है। और जैसा आप देख रहे हैं कुल समय बटे कुल शब्द, ये नियम आपको याद रखना होगा। और फार्मूला, और यहाँ 72 सेकंड लगा है आपका टोटल इस नियम में, और टोटल शब्द जो हैं 53 हैं, तो 1.35 सेकंड प्रति शब्द हो गया। ये आपको हर बार निकालना है। अब एक और यहाँ पर नियम है, उसके अंतर्गत भी कुछ आए हैं, उनको भी हम बता दें आपको। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं व्यक्तिगत का नियम, तो यहाँ पर भी जितने भी नियम आपके प्रैक्टिकल के अंतर्गत लगेंगे आपको उनको नोट डाउन करना है, उसका मीन निकालना होगा। तो यहाँ पर भी कुछ शब्द आए और उनका मीन निकाला जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। यह आपका स्कोर कार्ड है, या इसे बोलेंगे फलांकन तालिका है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना और इसको बनाना भी आपको आना चाहिए। एग्जामिनर पूछ भी सकता है आपको कि कैसे आपने बनाया, कैसे इंटरप्रेट किया। तो यहाँ पर आप पहले ये देख लें कि कितने नियम आपके
यूज़ हुए हैं, कितने नियमों को आपने यहाँ पर यूज़ किया। जैसे मान लिया इसमें 4 नियम यूज़ हुए हैं, यहाँ पर देखिए 4 नियम आपके यूज़ हुए हैं। तो पहला नियम जैसे समीपता का है, तो समीपता में कितने शब्द आए हैं उस नियम के अंतर्गत तो 53 नियम आए, तो इसका मतलब 100 में है तो 53% हो जाएगा, 53% हो जाएगा। और ये एक चीज़ और भी ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी का जब प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पर जो संख्या क्योंकि आपकी आधी रह जाएगी तो प्रतिशत तुरंत डबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर मान लिया यहाँ पर 14 है, क्योंकि वहाँ संख्या जो शब्दों की संख्या कितनी रह जाएगी, 50 रह जाएगी, और 50 के हिसाब से जो परसेंटेज है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 100 शब्द दिए हैं तो आपको परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं, जितने शब्द यूज़ हो उतना परसेंटेज हो गया। लेकिन वहाँ 50 रहेगा तो आपको जस्ट परसेंटेज डबल कर देना होगा। तो यहाँ पर जैसे समानता में कितने शब्दों को यूज़ किया गया है, वह है 14, और उसका परसेंटेज भी 14 हो जाएगा। प्रतिक्रिया काल सेकंड जो टोटल लगा है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, टोटल जो लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ विषमता का नियम, इसके अंतर्गत कितने शब्दों की संख्या, 18%, ये आ गया। फिर क्या है, यहाँ 20%, यहाँ जो 20 सेकंड आ गया। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जो व्यक्तिगत नियम है उसमें कितना यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत में देखिए 15 शब्द यूज़ हुए हैं और उनका परसेंटेज भी 15% है और 19 मिनट ओवरऑल लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम औसत प्रतिक्रिया काल देंगे, यह देना बहुत ज़रूरी है। क्या लगा, सबसे पहले एक मीन निकालेंगे, मध्यमान। किसका मध्यमान निकालेंगे हम, कि कुल शब्दों का। तो यहाँ देख रहे हैं पहले तो कुल शब्दों की संख्या लिखेंगे, तो कुल शब्दों की संख्या कितनी है, हमारी 100 है, और कुल नियम कितने लगे हैं, 4। हो सकता किसी के 5 लग सकते हैं, तो 100/4 कर देंगे तो 25 शब्द प्रति नियम आ गया। मान लिया किसी के यहाँ पर 5 नियम यूज़ हो रहे हैं तो आपको कितना आ जाएगा, हमारे 5 लग रहे हैं तो 20 शब्द प्रति नियम आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने नियम लग रहे हैं, है ना। और उसी को क्या करना है, 100 तो शब्द हैं तो उतने नियमों की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक औसत प्रतिक्रिया काल शब्द प्रति नियम जो है, वर्ड पर जो है रूल या लॉ निकल आएगा। एक और हमें यहाँ पर मध्यमान निकालना होता है कि कुल औसत समय कितना लगा, टोटल समय कितना लगा पूरे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन, तो वह नोट कर लेंगे। और आप टोटल नियम कितने लगे उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ ये आ जाएगा, एक औसत निकल के आ जाएगा कि 33.5 सेकंड पर नियम आ जाएगा। एक ये भी आपका 2 मीन यहाँ पर निकल के आ जाएंगे, एक तो शब्द प्रति नियम निकल के आ जाएगा और दूसरा सेकंड प्रति नियम निकल के आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका फलांकन और आपका स्कोर है, इससे बहुत कुछ हम आइडिया लगा लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ पेपर के, आखिर से ग्राफ पेपर कैसे बनता है ये भी हम आप जान लें। यहाँ पर इस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर मिलेगा और इस यहाँ पर जैसा देख रहे हैं यहाँ स्केल दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस अर्थात 10 छोटे खाने बराबर 1 नियम। 10 छोटे खाने का मतलब होता है ये इतना, ये 10 छोटे खाने हैं, और 2 छोटे खाने का मतलब है कि ये 2 छोटे खाने हैं। तो 10 छोटे खाने अर्थात एक्स एक्सिस पर जो होगा क्या, 1 नियम होगा, और वाई एक्सिस पर 2 छोटे खाने बराबर क्या होगा, 1% होगा, 1% होगा। तो अब इसको हम देखें कैसे बनाना है आपको। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से परसेंटेज दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया हुआ है आपका, ये परसेंटेज जा रहा है और ये आपके नियम जा रहे हैं। इनको हम देख लें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ कहा गया है कि 10 छोटे खाने बराबर, ये जैसे बाउंड्री बनती है उसी प्रकार से ही जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा उसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, वैसे ही ये है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 छोटे खाने बराबर 1 नियम, 1 नियम ये हो गया। दूसरा 10 छोटे खाने बराबर फिर 1 नियम, फिर 10 छोटे खाने, जितने नियम यूज़ हो रहे हैं उतनी बिल्डिंग्स आप बनाएंगे ग्राफ पेपर में। ये 4 हमारे पास नियम यूज़ हो रहे हैं तो हम 4 बिल्डिंग यहाँ पर बनाएंगे। अब कितनी ऊंची ऊंची बनाएंगे ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको हमने बताया कि 10 छोटे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 छोटे खाने, इसमें टोटल 10 खाने हैं
और अभी हमने बताया कि वाई एक्सिस पर 2 छोटे खाने बराबर क्या होता है, 1% होता है। तो यहाँ 10 छोटे खाने हैं तो ये कितना हो गया, 5% हो गया। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि जो समानता का नियम था वो कितना था, तो वो 14% था। अगर आप देखेंगे भी तो 14% हमारा कहाँ बनना है, ये बनना है। 14 दूनी 28, 28 छोटे खाने बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे ये नीचे से जाएंगे, नीचे से 10 ये हो गए और 8 14 ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, नहीं नहीं 14%। तो यहाँ पर 10 तो ये हो गया आपका, और यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, 4 दूनी 8 खाने और गिन लेंगे यहाँ पर, ठीक 8 खाने हो गए आपके। तो यहाँ तक आपका ये क्या है, 14% आपका हो गया, ये समानता का नियम आपका हो गया। तो ये आपको इस प्रकार से हम बिल्डिंग बना लेंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत का नियम 15% था, तो आप इसको देखिए 15% है, क्योंकि ये 30 खाने हो, ये क्या हो गए, ऊपर तक 30 खाने हो गए। तो 30 खाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2 छोटे खाने बराबर 1%। तो 1% है तो इट मीन्स क्या हो गया, ये 15% हो जाए, क्योंकि 30 यहाँ तक हुए हमने माना है वाई एक्सिस पर, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके 15% अर्थात 15% हो जाएगा। इसी प्रकार जो विषमता का नियम है, विषमता का नियम कितना था, 18%। तो 18% का मतलब हो गया, ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है। आपको 36 खाने ऊपर तक गिन लीजिए, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है। इसके बाद था यहाँ पर आपका समीपता का नियम, वो 53% जा रहा था, बहुत ऊंचे जा रहा था। तो आप आखिर नीचे से 56 खाने गिन लीजिए आप, 56 खाने ये आ रहा है आपका, ये देखिए, हाँ हाँ 53%। तो 53% ये जा रहा है आपका, ये यहाँ जाएगा आपका 53%। और आपको एक बार अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि 2 छोटे खाने बराबर वाई एक्सिस पर 1% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जैसे भी जाएंगे, यहाँ तक 100 खाने हो गए छोटे, और 6 खाने और ले लीजिए, आपको आपका 53% आपका मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ भी बनाना होगा। इसके लिए आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको वहाँ पर ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आप उसी में आपको इस प्रकार से बनाना होगा जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसको आपको केयरफुली देखना होगा कैसे हमने बनाया है। अब यहाँ पर आपको निष्कर्ष भी निकालना होगा। तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा कि जो आप ग्राफ पेपर देख रहे हैं, ग्राफ पेपर आपने बनाया है, तो उसके अंतर्गत आपको देखना होगा कि कुछ शब्दों में प्रयोज्य को अधिक समय तक सोचना पड़ा। प्रयोज्य पर जिसका ग्राफ सबसे ऊंचा होगा, हर बच्चे का अलग अलग होगा, किसी का समानता का नियम का ग्राफ ऊंचा होगा, किसी का विषमता का, किसी का समीपता का, किसी का व्यक्तिगत का। जिसका ग्राफ ऊंचा होगा तो वही यहाँ पर लिख देंगे कि प्रयोज्य पर इसके नियम की छाप अधिक दिखाई देती है। ये निष्कर्ष हो जाएगा आपका। अब हम इसके बाद बात करेंगे शैक्षिक महत्व की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा क्या है, जैसे आप यहाँ देखें और भी चीज़ें हैं, वो आप इसमें बता भी सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी दे सकते हैं और देना चाहिए। अभी और भी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता भी दूंगा। तो यहाँ पर इससे पहले भी आपने कर रखा है कि यहाँ पर सबसे शैक्षिक महत्व क्या है कि संवेगात्मक उद्देश्यों का पता लगाने में साहचर्य का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग द्वारा भावना ग्रंथियों का या भावना विधियों का पता लगाया जा सकता है। साहचर्य के द्वारा अपराधी व्यक्तियों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा साहचर्य के प्रयोगों द्वारा रोगी की छिपी हुई ग्रंथि का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि मुक्त साहचर्य में व्यक्ति अनायास ही अचेतन की बातों को बता देता है। इसे लाई डिटेक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो अंतिम यहाँ पर बताया जा रहा है वह है आपका कि इस प्रयोग के द्वारा माता पिता, शिक्षक और अभिभावक अपने छात्र छात्राओं का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रैक्टिकल को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिख सकते हैं। कहीं पर भी कोई समस्या आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, तो ज़रूर मैं आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और
आने वाले समय में वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।